प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास में हम देख रहे थे आदिकाल, और आदिकाल में भी हम आज देखेंगे लौकिक साहित्य के गद्य वाले हिस्से को। तो इसमें हम रचनाओं को देखेंगे, कुवलयमाला कथा को, राउलवेल को, उक्ति व्यक्ति प्रकरण को, वन रत्नाकर को। उसके अलावा भी अन्य एक दो रचनाएं जो कि जिसका रचनाकार हमें पता होना चाहिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कुवलयमाला कथा को, जिसके रचनाकार हैं उद्योतन सूरी। फिर इसका रचनाकाल है 835 विक्रमी संवत। फिर हम इसमें देखते हैं कथानक क्या है, कुवलयमाला के स्वयंवर। इसमें मतलब कुवलयमाला का स्वयंवर हो रहा है और कुछ राजकुमारों द्वारा उसे वरण करने के प्रयासों की कथा। अब ये वरण क्या होता है? वरण का अर्थ है किसी को पसंद करना, चुनना, या किसी का चुनाव करना, या किसी को एक तरीके से चाहना भी यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये कहते हैं कि कुवलयमाला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्काल प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगली रचना है हमारी राउलवेल, या फिर हम कह सकते हैं राजकुल विलास। ये राजकुल विलास इसका संस्कृत नाम है। अब इसके रचनाकार है रोड़ा कवि। रचनाकाल है इसका 10वीं शताब्दी। यह एक चंपू रचना है। अब ये चंपू रचना क्या होती है? जैसे हमने पढ़ा, ये पद्य है, ये गद्य है। दो विधाएं होती है, पद्य विधा, गद्य विधा। अगर पद्य विधा और गद्य विधा को मिला दिया जाए, वो अगर मिश्रित हो जाए, तो एक रचना जो बनेगी उसको कहेंगे चंपू काव्य, या फिर कहें चंपू रचना। ठीक है, गद्य पद्य का मिश्रित रूप हो जाता है चंपू काव्य। यह हिंदी में चंपू परंपरा की प्रथम रचना है। कौन सी? राउलवेल। ठीक है, यह एक शिलालेख कृति है। शिलालेख कृति क्या होती है? मतलब शिलाओं पर लिखी गई, यानी पत्थरों पर लिखी गई कृति। ये किसी किताब में नहीं लिखी मिली, ये पत्थरों पर लिखी गई रचना मिली है। इस रचना के बारे में सबसे पहले जानकारी कर्नल जेम्स टॉड ने दी थी। वर्तमान में यह रचना मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में संरक्षित है। कथानक क्या है? इसमें कलचूरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायकों का नक्सिक सौंदर्य चित्रण है। यह नक्सिक वर्णन परंपरा की हिंदी की प्रथम रचना है। इंपॉर्टेंट है ये जो नक्सिक वर्णन परंपरा है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें पैर के नाखून से लेके सिर तक, बालों तक का मतलब वर्णन होता है। जैसे हीरोइन की तारीफ करते हैं ऐसे ही उसका वर्णन। तो ये होता है नक्सिक वर्णन। तो नक्सिक वर्णन परंपरा की हिंदी की प्रथम रचना है। इसमें 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रमुख है। इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं राउलवेल के संबंध में विद्वानों के कथन। तो पहला है रामचंद्र तिवारी का। राउलवेल की भाषा मूलतः देशीय अपभ्रंश है, किंतु इसमें पश्चाही या फिर पश्चिमी और पूर्वी अपभ्रंशों का भी संश्लेषण है। कौन कह रहे हैं? रामचंद्र तिवारी। राउलवेल हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना है। राउलवेल जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू परंपरा की सबसे पुरानी रचना है। कौन कह रहे हैं? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कह रहे हैं। आगे देखते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये इसके रचनाकार है दामोदर शर्मा। इसका रचनाकाल है 1135 ईस्वी। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभापति थे, सभा पंडित थे। महाराज के राजकुमारों को बनारस के आसपास की भाषा तथा संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से उन्होंने इसकी रचना की। पहले समय में काफ़ी रचनाएं तो ऐसे ही की जाती थी कि जो राजा वगैरह होते थे, या फिर मतलब बात करें कि किसी को शिक्षा देने के पर्पज से ये रचनाएं लिखी जाती थी। इस रचना से तत्कालीन बनारस के आसपास की भाषा एवं संस्कृति का भी पता चलता है।
दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा को अपभ्रंश बताया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसकी भाषा को प्राचीन कोशाली अर्थात अवधि मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बात जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दामोदर शर्मा की पुस्तक से पता चलता है कि उन दिनों कहानियों में गद्य का भी प्रयोग होता था। संभवतः चंपू काव्यों के ढंग की रचनाएं होती थी। सबसे पहले क्या था, सबसे पुरानी विधा है पद्य विधा। तो पद्य विधा का प्रयोग क्यों करते थे, ताकि वो पद्य विधा मतलब क्या होता है, वो एक गायन रूप में होती है। तो कॉपी किताब तो है नहीं जो लिखा हुआ कुछ याद रहे, तो मतलब लिखा हुआ हम सुरक्षित रख सकें, तो पद्य में लिखी जाती थी, तो उसको गायन रूप में ही याद कर लिया जाता था। तो जब धीरे धीरे कहानियाँ शुरू हुई, तो सबसे पहले कहानियाँ एकदम से गद्य में नहीं लिखी जाएगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, उनको चंपू काव्यों का ढंग यानी गद्य पद्य, मतलब कहीं कहीं गद्य में हो गई, कहीं कहीं पद्य में हो गई, तो मिश्रित रूप हो गया। यानी चंपू काव्यों के ढंग की उस टाइम रचनाएं होती थी। तो ये पता किससे चलता है, दामोदर शर्मा की पुस्तक से पता चलता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगली रचना है वर्ण रत्नाकर। इसके रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। रचना काल है इसका 14वीं शताब्दी। यह शब्दकोश है, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी टाइप। इसकी भाषा मैथिली है तथा इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा गया जाता है। इसमें 8 अध्याय हैं जिन्हें कल्लोल कहा गया है। पहला है इसमें नगर वर्णन, दूसरा है इसमें नायिका वर्णन, तीसरा है अस्थान वर्णन, फिर है ऋतु वर्णन, फिर है परनायक वर्णन, फिर है भट्टादि वर्णन, फिर है शमशान वर्णन, फिर 8वां जो अध्याय है इसमें वो अपूर्ण है, तो यहाँ पे इसको अपूर्ण ही नाम दे दिया। आगे देखते हैं इस रचना के बारे में। इस रचना से 84 सिद्धों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसमें तत्कालीन हिंदू दरबारों का भी वर्णन है। इस रचना का प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी एवं बबुआ मिश्र द्वारा द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से करवाया गया था। आगे है आदिकाल की। अब अन्य रचनाओं को देख लेते हैं। रचना है प्राकृत प्रकाश, किसकी है, वर रुचि की है। ये रचनाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इनका हमें नाम पता होना चाहिए और इनके रचनाकार का नाम पता होना चाहिए, इतना काफ़ी है। बाय चांस मिलान के पर्पज से आ जाए तो। फिर रचना है वैराग्य सार, तो इसके रचनाकार हैं सुप्रभाचार्य। फिर है हरिवंश पुराण, इसके रचनाकार हैं श्रुत कीर्ति। तो आज हम लौकिक साहित्य का गद्य वाला हिस्सा भी हमने समाप्त कर लिया है। तो हमारा आदिकाल पूरा हमने थ्योरी के हिसाब से समाप्त कर लिया है। अब मैं जल्दी आपके लिए आदिकाल की प्रैक्टिस क्लासेस लेके आऊँगी, जिसमें क्वेश्चन लाऊंगी इम्पोर्टेंट, जिससे जितना भी आपने आदिकाल पढ़ा है, उनकी क्लासेस की है, वो एकदम आपकी फास्ट रिवीजन हो जाएगी। आप क्वेश्चन के हिसाब से उन्हें पिरोना भी सीख जाएंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।